गाइस, यति लर्निंग पॉइंट की इस जीएस की क्लास में मैं शार्दुल वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 तक 32 तक हमने पढ़ लिया था। उसी की श्रृंखला में आर्टिकल 33, 34 और 35 को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग डीपीएसपी की ओर मूव करेंगे। तो हम समझते हैं आर्टिकल 33 आर्टिकल अनुच्छेद 33 कहता है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है, क्या कि सेना और आसूचना तंत्र, आसूचना तंत्र का मतलब जिसमें आईबी, रॉ आदि जैसे संगठन है, पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, इनके मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या संसद कौन सीमित कर सकता है? मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं या समाप्त किए जा सकते हैं। कौन? संसद चाहेगी, संसद चाहे तो क्या कर सकती है? सीमित या समाप्त कर सकती है, सीमित या समाप्त कर सकती है। इस तरह से आर्टिकल 33 का उद्देश्य है कि हमारे जो सेना या आसूचना तंत्र है, पुलिस है या अर्धसैनिक बल है, इनमें जो कार्य करने वाले हैं उनके बीच में अनुशासन बना रहे। इसलिए यदि संसद चाहे तो उनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है या समाप्त कर सकती है। ये हो गया आर्टिकल 33। आइए समझते हैं आर्टिकल 34। 34 में कहा जाता है कि जिस भारत संघ के जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है वहाँ संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों का निर्बंधन कर सकती है, उनको सीमित कर सकती है या कुछ समय के लिए समाप्त कर सकती है। परंतु आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का समापन नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। ये आप समझा आपने आर्टिकल 34। अब समझते हैं 35। आर्टिकल जो 35 है वो कहता है कि संविधान के इस भाग 3 में, मौलिक अधिकारों से संबंधित इस भाग में यदि हम किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना है तो उसके लिए केवल और केवल संसद अधिकृत है, केवल संसद परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। राज्य विधानमंडल इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते। तो यानी कि भाग 3 में संशोधन या परिवर्तन के लिए कौन है? संसद अधिकृत है, अधिकृत। इस तरह से आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 भी हो गया और 33 भी हो गया और 34 भी हो गया। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व है। यह संविधान के भाग 4 में, कहां पर है? भाग 4 में। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अब डीपीएसपी का जो विचार है, यह सबसे पहले ये विचार स्पेन के संविधान में आया, स्पेन के संविधान, और स्पेन के संविधान से आयरलैंड के संविधान ने उसको वहां से ग्रहित किया। स्पेन से लिया आयरलैंड, और आयरलैंड के संविधान से, इस आयरिश संविधान से भारत की संविधान सभा ने क्या लिया? नीति निदेशक के सिद्धांतों को लिया। तो यानी भारत में प्रश्न पूछा जाएगा कि आयरलैंड नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? वो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से किसने लिया है? भारत ने। इस तरह से भाग 4 में वर्णित ये जो आपके नीति निदेशक तत्व है, यह आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भारत में लिया गया है। अब हम समझते हैं कि डीपीएसपी है क्या। तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी जो परिभाषा कहती है इनकी कि राज्य का मतलब कार्यपालिका और विधायिका,
कार्यपालिका या विधायिका, विधायिका के लिए क्या है? अनुदेश है। क्या है? अनुदेश है, जिनके अनुसार राज्य की कार्यपालिका या विधायिका के लिए ऐसे अनुदेश हैं जिनके अनुसार क्या करना है? इनको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। किसको करना है? राज्य को, कार्यपालिका या विधायिका को। ये राज्य के ही परिभाषा के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका आते हैं। तो इस तरह से हम समझें कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, यानी कि राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका के लिए ऐसे अनुदेश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। यह हो गई परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम समझते हैं कि इन डीपीएसपीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया। इसको समझें तो इनका उद्देश्य क्या था। मोटी बात यह है इनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को समझने का यदि हम प्रयास करें, उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी के भाग के अंतर्गत जो समझे हम, तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान का जो भाग 4 और भाग 3 है, 4, ये दोनों मिलकर हमारे संविधान की आत्मा कहलाते हैं। संविधान की आत्मा या चेतना, यानी हमारे संविधान की जीवंतता है किससे? भाग 3 और भाग 4 से। भाग 3 जो है ये नकारात्मक है, नकारात्मक है। किसके लिए? नकारात्मक है। और जो भाग 4 है ये सकारात्मक है। इनको देने के लिए राज्य बाध्य है, भाग 4 के डीपीएसपीस को देने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। ठीक है, इनकी प्रकृति नकारात्मक है मौलिक अधिकारों की, और जो आपके डीपीएसपीज है इनकी प्रकृति सकारात्मक है। अब हम समझते हैं सीधे सीधे इसके दिए हुए आर्टिकल्स। अनुच्छेद जो 36 है, 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका आती है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय निकाय, अन्य प्राधिकरण और ऐसे सारे प्राधिकरण जिसमें क्या हो? सरकार शामिल हो। राज्य की या केंद्र की, वो सारी चीजें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना अनिवार्य है। क्या? भाग 4 में वर्णित तत्वों, भाग 4 में वर्णित तत्वों का लागू होना अनिवार्य है, परंतु यह न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय नहीं जाया जा सकता, परंतु न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि भाग 4 में वर्णित जो आपके तत्व हैं इनको लागू करने के लिए राज्य लागू करेगा, अनिवार्यता है इनकी,
परंतु यदि लागू राज्य नहीं कर रहा है उसके लिए आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय में राज्य को दोषी नहीं ठहरा सकते। यानी कि भाग 3 में जो वर्णित अधिकार थे आपके मौलिक अधिकार, उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं यदि वो नहीं मिल रहे, परंतु भाग 4 में जो वर्णित अधिकार हैं वो यदि नहीं मिल रहे हैं तो इनके लिए आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 37 कहता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 कहता है, क्या कहता है कि राज्य, कौन, राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। कैसी सामाजिक व्यवस्था का, जिसमें, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें क्या, आय और प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त किया जाए। सुविधाओं की क्या, इनकी असमानता को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। आर्टिकल 38 कहता है ये राज्य के लिए अनुदेशित किया जाता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यानी कि जनता के हित के लिए क्या करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके अंतर्गत क्या हो, आय की समता हो, प्रतिष्ठा की समता हो, अवसर की समता हो और सुविधाओं की समता हो। यानी कि राज्य इन असमानताओं को, कि आय की असमानता है, प्रतिष्ठा की असमानता है, अवसर की असमानता है और सुविधाओं की जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 38 कहता है। ठीक है, आइए समझते हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 39 भी राज्य को ही निर्देशित करता है और क्या कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है क्या, कि राज्य क्या करेगा, राज्य 39(1) राज्य नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन क्या करेगा, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनको जीविका के लिए, रोजगार के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, चाहे वह स्वरोजगार हो या किसी कंपनी के माध्यम से रोजगार हो, सरकारी रोजगार हो। इसके लिए राज्य का प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, इसका प्रयास राज्य करेगा। ये अनुदेश दिया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अनुच्छेद 39(1) के माध्यम से कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39(2) कहता है, क्या कहता है, कि सामूहिक हित के लिए, सामूहिक हित के लिए, सामूहिक हित के लिए क्या, समुदाय के भौतिक संसाधन होगा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का भौतिक संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकने का प्रयास करेगा, ठीक। यानी कि क्या, राज्य के लिए अनुदेश है कि राज्य क्या करेगा, सामूहिक हित के लिए, आम जनता के हित में जो हमारे भारत देश की संपत्ति है इसका किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में संकेंद्रण ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए, इसको रोकने का प्रयास करेगा। यानी कि इसको दूसरे अर्थों में समझें कि राज्य प्रयास करेगा कि भारत देश के सभी नागरिकों के पास संपत्ति हो, उनके पास भौतिक संसाधन हो। भौतिक संसाधन का इन द सेंस
कि रहने खाने जीने की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 39(2) के तहत राज्य को निर्देश दिया कि उस सामूहिक हित के लिए, जनता के हित के लिए जो समुदाय के सरकारी भौतिक संसाधन है उनका अहितकारी यानी कि उसका दुरुपयोग ना हो, ऐसे संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगा, यानी कि नुकसानदायक जगह पर उसका एकत्रीकरण ना हो, इसके लिए हमारा संविधान मना करता है। 39(3) में कहता है क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों को, किनको, स्त्रियों और पुरुषों समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा, वेतन दिलाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। यानी कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये राज्य का दायित्व होगा कि वह स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 39(3) था। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 39(4) कहता है, 39(4) कहता है क्या, राज्य किसके लिए अनुदेश है? राज्य के लिए, कि राज्य स्त्रियों और बालकों को, स्त्रियों और बालकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? उनके लिए काम के, स्त्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम की दशाओं की, यानी किसी कार्य की दशाओं की समुचित अवस्थाओं का निर्धारण करेगा, यानी कि का देखते ध्यान रखते हुए कार्य की समुचित दशाओं का ध्यान रखेगा। ये राज्य के लिए अनुदेश है कि राज्य बालकों और स्त्रियों की जो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्य में उनकी समुचित दशा है, यानी वो स्त्रियों और बालकों के लिए कार्य करने की समुचित जगह है या नहीं, उनके लिए माहौल ठीक है, वो कार्य कर सकते हैं या नहीं, जोखिम भरे कार्य तो नहीं है जो उनसे नहीं हो सकते हैं, उनकी आयु से अधिक, उनके शारीरिक डील डॉल से अधिक कार्य कराने की यदि चेष्टा की जाए तो उसको रोकने के लिए कौन आदेशित किया गया है? राज्य। ठीक है, इस तरह से हमने 39 को समझा, अनुच्छेद 39 को। एक इसी में एक और आर्टिकल है, 39A आर्टिकल है, जिसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या कि राज्य गरीबों को, कौन? राज्य किसको? गरीबों को क्या करेगा? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस तरह से हमने आर्टिकल 39 को समझा। आर्टिकल 39A जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें ये राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह गरीबों के लिए क्या करेगा? लीगल एड उपलब्ध कराएगा, कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। यदि वो सक्षम नहीं है वकीलों को हायर करने में तो उनको सरकारी वकील दिए जाएंगे और इसके लिए राज्य जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं आज के क्लास का आखिरी टॉपिक, आखिरी आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40, जो संबंधित है हमारे स्थानीय स्वशासन से, यानी कि जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं और नगर पंचायतें हैं, इनसे संबंधित है। ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 40 कहता है, क्या कहता है भाई समझे? अनुच्छेद 40 क्या? राज्य क्या करेगा? स्थानीय निकायों की स्थापना करेगा। किनका? स्थानीय स्वशासन निकायों की, स्वशासन निकायों की क्या करेगा? स्थापना करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य। जो स्थानीय स्वशासन निकाय है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ठीक है, और
नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, तो स्थानीय निकायों का जो स्वशासन की निकाय है उनकी स्थापना करेगा। और क्या करेगा? उनको आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा। क्या? आवश्यक शक्तियां भी प्रदान करेगा। केवल नाम मात्र के लिए उनका निर्माण नहीं करना, आवश्यक शक्तियां भी प्रदान करेगा। और उन्हें स्थानीय स्वशासन सरकार के तौर पर, स्थानीय स्वशासन सरकार के तौर पर क्या करेगा? विकसित करेगा। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो अनुच्छेद 40 कहता है यह स्थानीय जो ग्राम पंचायतें हैं उनके गठन के लिए निर्देशित किया गया है कि राज्य स्थानीय स्वशासन के निकायों की स्थापना करेगा, उन्हें आवश्यक शक्तियां भी प्रदान करेगा और उन्हें स्थानीय स्वशासन सरकार के तौर पर विकसित करने का प्रयास करेगा। इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। शेष कल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।